हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह फेंग ने सभी को चुनौती दी होती है और उस जूनियर ट्रायल कंपटीशन में सबसे पहले वो यांग काई को ललकारता है, जो कि यांग फैमिली का यंग मास्टर है। वहाँ पे 4 मेजर फैमिलीज के बीच ये जूनियर ट्रायल कंपटीशन करवाया जा रहा था और फेंग के फैमिली के जो ग्रेट एल्डर होते हैं उन्होंने फेंग को घर से ना निकालने की एक शर्त रखी होती है और वो शर्त ये होती है कि अगर फेंग इस कंपटीशन में हार जाता है तो उसे अपने फादर को ठीक करने के लिए ना ही फेंग फैमिली से एक्लिजर्स मिलेंगे, साथ ही उन्हें उस पूरे फेंग हाउस को भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। और फेंग फैमिली के एल्डर ने ये शर्त इसलिए रखी होती है क्योंकि वो यही चाहते थे कि फेंग को इस फैमिली से खदेड़ दिया जाए, क्योंकि वो उनकी फैमिली पे एक धब्बे के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि इतने साल के बावजूद भी वो अपने मार्शल आर्ट के फर्स्ट रन में भी नहीं पहुंच सका था। उसे सभी नल्ला नकारा और ना जाने क्या क्या नामों से बुली किया करते थे। फेंग की अभी स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है क्योंकि उसके हाथ थी एक ऐसी चीज लगी है जिसके कारण वो अपनी डेस्टिनी को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है और कल्टीवेशन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उसकी मदद करने वाली है वो लिटिल फेरी। उसने उसे प्रैक्टिस करने के लिए और उसकी इंजरीज को ठीक करने के लिए एक बहुत ही यूनिक सी चीज उसे दी है जिसे फार्माकोपिया कहते हैं। ये एक ऐसा बुक होता है जिसमें 1000 तरह के इक्लिजर्स बनाने की विधि होती है, जिसका यूज करके फेंग अगर उन सारे इक्लिजर्स को एक बार इकट्ठा कर ले तो वो इमॉर्टल भी बन सकता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि फेंग ने उस यांग काई को तो बुरी तरीके से मात दे दिया होता है और अगली बारी दूसरे ओपोनेंट की होती है। अब उसकी उंगली इशारा कर रही होती है नए ओपोनेंट को ढूंढने के लिए। यहाँ पे जो उसका कजन ब्रदर होता है 1 सेकंड के लिए तो उसकी खटिया ही खड़ी हो जाती है। तो लग रहा होता है कि अगर इसने मुझे अभी यहाँ चूज कर लिया तो मेरा काम यही तमाम हो जाएगा, लेकिन फेंग ने उसे ये कहते हुए छोड़ दिया होता है कि वो कमजोरी पे हाथ नहीं उठाता, क्योंकि उसका अगला ओपोनेंट हु फैमिली का ही यंग मास्टर हुकू है। अब अजीब से नाम वाले बंदे को वो अरीना में इनवाइट करता है। उसका नाम सुनते ही यहाँ पे उस कंपटीशन में मौजूद सभी लोग बस आपस में यही बातें करने लगते हैं कि लगता है कि ये जो फेंग हाओ है वो पूरी तरह से अब पागल हो चुका है, जिसने अपनी मौत को बुलाने के लिए हुको को इनवाइट किया है। आगे हुको अपने फादर के इशारा मिलते ही अरीना में एंट्री मारता है और यहाँ पे फेंग हाओ से यही कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, चाहे अपनी जितनी भी कोशिश कर लो। लिटिल फेरी भी यहाँ पे फेंग को वार्निंग दे रही होती है कि ये एक हाई लेवल का कल्टीवेटर है, ये सच कह रहा है, तुम इसे बीट नहीं कर पाओगे। लेकिन थोड़ी सी मिली ताकत ने यहाँ पे फेंग हुआ को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया होता है कि वो फेरी को शांत रहने को कहता है। अब आगे जो हुकू होता है वो फेंग हुआ के सामने एक अजीब सी शर्त रखता है जीतने की। उससे कहता है कि अगर मैं इस कंपटीशन में जीत गया तो तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए तुम्हें इतना ज्यादा वाइन पीना पड़ेगा कि वाइन पीते पीते ही तुम्हारी जान चली जाए। आगे रेफरी वहाँ पे आता है और उन दोनों को फाइट करने के रूल्स के बारे में बताता है कि इस फाइट को अगले 4 क्वार्टर में बांटा गया है और हर एक क्वार्टर की फाइट 1 घंटे के लिए लड़ी जाएगी। लेकिन यहाँ फेंग जो होता है वो इस रूल को मानने से इनकार कर देता है और रेफरी से कहता है कि वो यहाँ क्वार्टर्स में फाइट नहीं करना चाहता। जब तक हम दोनों में से कोई हार न जाए ये कंपटीशन जारी रहेगा। अब यहाँ फेंग हुआ कि इस बात ने सभी को और भी ज्यादा हैरान कर दिया होता है और सभी उसे एरोगेंट कह रहे होते हैं। ये बंदा तो अपने मार्शल आर्ट के 3rd इनिशियल लेवल पे है और यहाँ पे इतनी बाकायदी कर रहा है कि वो उन 4 राउंड्स को लगातार लड़ लेगा। तो ये तो इसके एरोगेंट की हद हो गई। अब आगे इन दोनों कॉम्पिटिटर्स के बीच यहाँ पे फाइट बिगिन होता है। पहले तो ये दोनों कॉम्पिटिटर्स मिनटों तक एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहते हैं जैसे घूरने से ही वे एक दूसरे को कच्चा खा जाएंगे। लेकिन जब दोनों ही एक साथ अपने मार्शल फाइट से एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो इनके अटैक्स टकराते ही नलीफाई हो जाते हैं। अब आगे इन दोनों के बीच ही मार्शल फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फेंग हुआ का ही परला भारी लग रहा था। वो अपने कई सारे लगातार पंचेस से फेंग हाओ पे लगातार अटैक्स किए जा रहा था। इस फाइट की इंटेंसिटी जो होती है फेंग हाओ से बर्दाश्त नहीं होती और वो पीछे खसक जाता है। यहाँ पे वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। देख करके हुकू जो होता है वो फिर फेंग की बेइज्जती करने लगता है, उसे ये कहते हुए कि मैंने तो सोचा था कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो तुम में जरूर कुछ न कुछ काबिलियत होगी, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में सही ही कहते हैं, तुम तो बेकार किस्म के नल्ले हो और मेरी मानो तो तुम इससे भी बेकार हो, किसी ट्रैश से कम नहीं हो। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि मुझसे फाइट करने के लिए वर्थ इट हो और तुमसे यहाँ पे फाइट करना मेरे लिए किसी बहुत बड़ी बेइज्जती से कम नहीं है। जिस पे फेंग उससे कहता है कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ और क्या नहीं डिजर्व करता ये डिसाइड करने वाले तुम नहीं हो। और इतना कहती ही वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और फिर अपने पंचेस से उस पे बौछार कर देता है और अब पीछे खिसकने की बारी उस हुकू की होती है।
लेकिन अब फेंग हाओ इतने में ही नहीं रुकता। वो हुको पे अपने मार्शल आर्ट से लगातार फाइट करता ही जा रहा था। वो उसे इतने घूसों और लातों से पीट रहा होता है कि उसका बेचारा बाप भी देख करके परेशान था, उसका बेटा यूं मार खा रहा है। लेकिन अब एक टाइम पे ऐसा आता है कि आखिरकार हुको ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ फेंग हाओ के पंचेस को रोकने लगता है, लेकिन तभी फेंग जो होता है वो अपनी उसी टेक्निक को एक्टिवेट करता है जो कि कुछ दिन पहले ही फेरी ने उसे सिखाई थी। इस टेक्निक की मदद से वो अपनी टाइगर स्पिरिट को समन करता है और उस टाइगर की पंजों की शक्ति के साथ उस हुको पे ऐसा अटैक करता है कि हमें वहाँ पे सिर्फ धुआं ही दिखता है। जैसे ही वो धूल छटती है, सब देख करके सरप्राइज रह जाते हैं कि इस अटैक का उस हुको पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने अराउंड एक स्पिरिचुअल आर्मर पहन रखा था। अब इस आर्मर ने उसे बचा लिया होता है और अब इन दोनों की फाइट एक लेवल अप जाती है। ये दोनों अब अपने स्पिरिचुअल स्पिरिट से फाइट करना शुरू करते हैं। पहला अटैक यहाँ पर हुको करता है। यहाँ फेंग इस अटैक के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो इस अटैक से मात खा जाता है और नीचे गिर जाता है। अब की बार वो कुछ ज्यादा ही हर्ट हो चुका था। अब यहाँ पे फेंग हाओ इसलिए हर्ट हुआ था क्योंकि हु फैमिली की एक खास तरह के बॉडी प्रोटेक्टिंग टेक्निक होती है और इस हुको ने यहाँ फेंग पे इसी प्रोटेक्टिंग टेक्निक का ही इस्तेमाल किया था। और ये एक एक्सट्रीमली थर्ड लेवल पे पहुंचने वाले कल्टीवेटर ही इस प्रोटेक्टिंग शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फेंग औंधा पड़ा होता है। ये देख करके जो हुको का फादर होता है वो अपने बेटे का बखान करने लगते हैं और फेंग के लिए कहने लगते हैं कि आखिर कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं जो सिर्फ भौंकना जानते हैं, और आज मेरे बेटे ने इस कुत्ते को शांत करा के साबित कर दिया कि वो यहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का कैंडिडेट है और इस जूनियर ट्रायल को जीतने के काबिल भी सिर्फ वही है। अब आगे बेचारा फेंग तो बुरी तरीके से मात खा चुका था। उसकी आंखें खुलते नहीं खुल पा रही थी। अभी उसके सामने लिटिल फेरी आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि तुम डेफिनेटली यहाँ पे हार जाओगे, लेकिन तुमने तो मेरी इतनी भी नहीं सुनी। बहुत कम पावर के बलबूते पर तुम जा भिड़े इस हुको से। अब यहाँ पे जो फेंग होता है वो लिटिल फेरी को सीनियर कहते हुए अपनी मदद करने के लिए गुहार लगाता है। लिटिल फेरी पहले तो उसे मुंह चिढ़ाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, अब तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, और वैसे भी अभी लिटिल फेरी का रेस्ट करने का टाइम है, इसलिए तुम मुझे डिस्टर्ब ना ही करो तो अच्छा है। यहाँ पे फेंग हाओ उसे बहुत ही ज्यादा मस्का लगाने लगता है। अब यहाँ पे फेरी को चिकन लॉलीपॉप्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए फेंग हुआ इन्हीं का लालच देते हुए उसे कहता है कि रिश्वत के तौर पे अब की बात से मैं तुम्हें हर रोज 10 चिकन लॉलीपॉप्स दिया करूंगा। अब 10 का नाम सुनते ही यहाँ लिटिल फेरी के मुंह से तो राल टपकने लगती है और वो तुरंत ही उसकी मदद करने को मान जाती है, लेकिन उसे वार्निंग भी देती है कि ये मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रही हूँ। अब उसे क्या पता कि फेंग जो है उससे बार बार यही काम करवाएगा, क्योंकि वो जान चुका है कि लिटिल फेरी की कमजोरी चिकन लॉलीपॉप है। अब आगे जो फेरी होती है अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में वापस आ जाती है और वो फेंग हुआ की बॉडी के अंदर इंटर कर जाती है, जिसके कारण अब फेंग हुआ वहाँ पे हुको के सामने उठ खड़ा होता है। ये देख के हुको उससे कहने लगता है कि शाबाश, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं समझा था, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हें काफी ज्यादा मोटिवेशन है जो अब तक तुमने गिव अप नहीं किया है। तो चलो देखते हैं कि तुम अपने सारे ट्रिक्स को आज मुझ पे आजमा लो, तब पर भी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। जिसपे फेंग हाओ नहीं बल्कि अब उसके अंदर की लिटिल फेरी उससे कहती है कि अरे बेवकूफ, अगर मैंने अपने सारे ट्रिक्स तुम पर आजमा दिए तो तुम्हारा नामो निशान ही उस दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, इसीलिए केवल 1% ही तुम पर यूज करूंगी, मतलब कि करूंगा। अब आगे फेंग हाओ की एक चुटकी बजाते ही वहाँ पे एक धाकड़ सा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। अब इस फॉर्मेशन की जो ऑरा होती है वो इतनी दूर तक फैल रही होती है, ये देख करके सभी सरप्राइज रह जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ भौचक का फेंग फैमिली का ही एल्डर होता है, जो कि ये देख करके हैरान रह जाता है कि आखिर फेंग हाओ ने इस पावरफुल टेक्निक को सीखा कहाँ से है। अब आगे फेंग ने फॉर्मेशन की पावर का यूज करते ही पूरी ताकत के साथ उस हुको पे अटैक किया होता है, लेकिन हुको ने इस अटैक को डिफेंस करने के लिए अपने खानदानी बॉडी शील्ड का यूज कर लिया था, लेकिन उसकी ये खानदान की शील्ड अब की बार नहीं चलती और उस आर्मर के पहनने के बावजूद भी उसकी बॉडी पर लगातार कट्स लग रहे होते हैं। 10-15 कट्स लगते ही वो बेसुध होकर के जमीन पे औंधा गिर जाता है। उसके गिरते ही यहाँ पे सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फेंग फैमिली का जो एल्डर है वो सोच में पड़ जाता है कि 1 महीने पहले ये तो एकदम नाकारा और निकम्मा था,
इसने तो अपने मार्शल आर्ट के लोवेस्ट लेवल को भी अब तक अवेकन नहीं किया था और आज इसने ये कर दिखाया है जो कि बड़े बड़े कल्टीवेटर भी नहीं कर सकते। इसने अपने से 10 गुना ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे बंदे को हरा दिया है। अब ये देख करके फेंग फैमिली के एल्डर में यहाँ थोड़ी बहुत इज्जत फेंग हाउ के लिए बढ़ जाती है। आगे जो फेंग हाउ होता है वो यहाँ पे अपने कजन को ये कहते हुए कि अब मैं इन दोनों को हरा चुका हूँ और अब रूल्स के हिसाब से तुम्हारी बारी है, लेकिन तुम्हें ये कह के जाने देता हूँ कि मैं कमजोरी पे हाथ नहीं उठाता। यहाँ फेंग ने तो अपने सबसे बड़े ओपोनेंट हुको को हरा दिया होता है, इसलिए वहाँ पे अरीना में सभी लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। लेकिन हुको से यहाँ फेंग हाउ की पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी बेइज्जती सह नहीं सक रहा था, इसीलिए वो फेंग हाउ पे पीछे से अटैक करने की साजिश करता है। अब यहाँ पे अरीना में इस तरह का स्नीक अटैक करना वर्जित होता है, लेकिन फिर भी उस हुको ने एक नीडल से यहाँ पे फेंग हाउ पे अटैक किया होता है। वो नीडल पॉइजनस होता है, लेकिन फेंग हाउ ने उस नीडल वाले अटैक को अपने मात्र हाथों से पकड़ लिया होता है और उस नीडल को उसी ही की तरफ फेंकता है, जिसके कारण वो नीडल सीधा उसके आँख में जा लगती है और वो हो जाता है अंधा। अब ये तो उसके बाप से देखा नहीं जाता कि किसी ने उसके बेटे को डिसेबल कर दिया है। वो तुरंत ही फेंग हाउ पे अटैक करने के लिए पीछे से आता है, लेकिन इस अटैक को फेंग फैमिली का जो एल्डर होता है वो डॉज कर लेते हैं और यहाँ पे सभी के सामने वो पहली बार फेंग हाउ का साइड लेते हुए कहते हैं कि सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि इस कंपटीशन में फेंग हाउ ने ही जीता है और तुम्हारे बेटे ने यहाँ पे स्नीक अटैक करने की कोशिश की, इसीलिए फेंग हाउ ने उसका जवाब दिया है। उसका बाव तो यहाँ उबलते पानी की तरह खौल रहा होता है और वो बस एक ही जिद मचा बैठता है कि उसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसीलिए मैं इस फेंग हाउ को भी जान से मार डालूंगा। फेंग हाउ भी अपनी सफाई में यही बात कहता है कि स्नीक अटैक करना बहुत बड़ा फॉरबिडन काम है और जो कुछ भी मैंने किया है अपने आप को बचाने के लिए किया है। यहाँ पे अरीना में जो लोग मौजूद होते हैं वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि अगर कोई कंपटीशन में हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे तो ये कंपटीशन में आना ही नहीं चाहिए था। अब आगे एल्डर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मात्र एक छोटा सा ट्रायल है, इसमें तुम्हारे बेटे ने हारा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए अगर तुम यहाँ पे अपना टेम्पर लूज करते हो तो ये तुम्हारी हु फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन वो जो हु फैमिली का एल्डर होता है वो गुस्से से फुफकारते हुए वहाँ से चला जाता है। मानो ये डिसाइड उसने कर लिया है कि वो एक न एक दिन इस फेंग हाउ से बदला लेकर के ही रहेगा। अब आगे कंपटीशन का ये राउंड खत्म होता है और इसमें विजेता फेंग हाउ को घोषित किया जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आगे क्या होगा, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।